रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, यानी कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का आपस में क्या ताल्लुक है। रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है, तो भाई अगर हमारे पास कोई पीस ऑफ वायर हो जिसकी लेंथ जो है वो एल हो और उसका एरिया जो है वो हमारे पास ए हो, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है इस वायर की वो लेंथ्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के साथ जो है उसका ताल्लुक जो है वो इनवर्स, यानी कि जितनी ज्यादा किसी वायर की लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा उस वायर की रेजिस्टेंस होगी, और एरिया अगर ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी। एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो एरिया के साथ रेजिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड है और लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। इससे हमारे पास रिलेशन आ जाता है आर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है एल ओवर ए। देन अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करें तो हमारे पास आएगा भाई एक अदद कांस्टेंट। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन बन जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी से और हमारे पास एक अदद कांस्टेंट अपीयर होगा इक्वेशन में जिससे हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की वो नेचुरल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसे हम कैलकुलेट करते हैं आर ए डिवाइडेड बाय एल से। हम ए को आर के साथ दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी के लिए जो है वो रिलेशन आ जाता है आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो इन जनरल रेजिस्टिविटी का ताल्लुक नेचर ऑफ द मटेरियल के साथ है कि जो हमारा मटेरियल है वो किस चीज से बना हुआ है। हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो उस मटेरियल पे डिपेंडेंट होगी। इसके अलावा डिमेंशंस हैं वायर की, वो हम इस तरह से सेट करते हैं कि हमारे पास ए जो है एरिया हमारे पास इक्वल है 1 मीटर स्क्वायर और जो है हम लेंथ जो है वो ले लेते हैं 1 मीटर। अगर लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब है हमारी जो वायर है उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एरिया को मैं 1 ले लेता हूँ, लेंथ को मैं 1 ले लेता हूँ, यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ, तो देन बेटा जी हमारे पास जो है वो यूनिट वॉल्यूम अपीयर होगा। और यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि रेजिस्टिविटी जो है वो इक्वल हो जाएगी रेजिस्टेंस के, यानी कि रेजिस्टिविटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल। एक मीटर क्यूब जो है किसी भी मटेरियल का उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी को कोरिस्पॉन्ड करती है। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है जी हमारे पास, उसका जो यूनिट है वो जी हमारे पास है ओहम मीटर। ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का और कंडक्टिविटी जो है वो हमारे पास सिग्मा से रिप्रेजेंट की गई है और ये जो है ये हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। यानी कि अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी और अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है जी, ये दूसरे के इनवर्स हैं। और जो एसआई यूनिट है हमारे पास कंडक्शन का वो उसे हम मोहो या साइमंस लेते हैं और कंडक्टिविटी का हमारे पास जो यूनिट है भाई वो है जी मोहो पर मीटर। अच्छा जी, अब कंडक्टेंस जो है या जो कंडक्टिविटी है एक दफा इसे दोबारा से देख लेते हैं कि जी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स होते हैं जिसमें से आप अगर करंट फ्लो करवाओ यानी कि बैटरी को उसके साथ अटैच कर दो तो कुछ में से करंट जो है वो गुजर जाएगा, यानी कि उनकी कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और कुछ में से करंट
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर सकती, उनकी कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है, रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो नेचुरली तौर पर उनमें ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे पास एक सर्किट में मुख्तलिफ जो है हम मटीरियल्स को अटैच कर रहे हैं वन बाय वन। तो हम क्या नोट करते हैं कि जो कंडक्टर्स हैं उनमें से जब करंट पास करता है तो लाइट ग्लो कर देगी। लेकिन अगर आप इंसुलेटर यूज करते हो तो इंसुलेटर्स जो हैं उनके केस में हमारे पास क्या होगा भाई, उनके केस में करंट जो है वो पास नहीं करेगा। और हम क्या नोट करेंगे, करंट पास नहीं कर रहा और लाइट भी ग्लो जो है वो इस केस में हमारे पास नहीं करेगी। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है जी, हमारे पास जो है वुड जो है वो इंसुलेटर है, कॉपर जो है वो कंडक्टर है, अगेन ग्लास जो है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, और स्टील जो है वो कंडक्टर है, जिस वजह से लाइट जो है वो ग्लो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है भाई, कि जी किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर की वेरिएशन से चेंज होती है या नहीं होती, क्या फर्क पड़ता है जी, वो हमने देखना है। रेजिस्टेंस अब इन जनरल क्या थी, हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो इन जनरल मज़ाहमत है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में। किसी भी मटेरियल के अंदर हम क्या देखते हैं कि करंट अगर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के साथ जो है उनका कोलिजन होता रहता है, और वही जो कोलिजन हैं वो इन जनरल रेजिस्टेंस को कोरिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो भी टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, जो एटम्स उस पर्टिकुलर मटेरियल का हिस्सा है, उस कंडक्टर का हिस्सा है, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है लेटेस्ट में रहते हुए। अब जब टेम्परेचर के बढ़ाने से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हम क्या देखते हैं कि जो कोलिजन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के एटम के साथ वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि जी हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा था, लेकिन आपने किसी किस्म का कोई टेम्परेचर नहीं दिया, बहुत लो टेम्परेचर है। हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहे हैं। दरमियान में हमारे पास जो आयंस जो हैं या जो एटम्स जो हैं लेटेस्ट के, अगर वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आएंगे तो कोलिजन्स होंगे जो कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है जी, अगर आप जो है वो किसी तरह से हीट सप्लाई करना शुरू कर देते हैं सिस्टम को, कि जी मैंने ये मेरा सिस्टम है, मैंने इसको जो है वो हीट सप्लाई करनी शुरू कर दी, तो जब मैं इसको हीट दूंगा तो हीट से भाई क्या होगा, हीट से हम ये देखेंगे कि जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसी स्टेट पे रहते हुए एटम्स की वो बढ़ जाएगी। एटम्स अपनी जगह पे रहते हुए वाइब्रेट कर रहे होते हैं, रेस्ट पे नहीं होते। अब जब उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अब भाई उनके गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कोलिजन्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। कोलिजन्स अगर बढ़ गए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप एटम्स के साथ टकरा रहे हैं, इन जनरल हम इसे कहते हैं कि जी एटम्स का जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन रीजन है, जो एरिया है वो बढ़ गया है। कि पहले वो स्मॉल रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, अब उनका इंटरेक्टिंग रीजन जो है वो बढ़ गया है। तो अगर इंटरेक्टिंग रीजन बढ़ गया है तो डेफिनेटली तौर पर जो है वो कोलिजन्स ज्यादा होंगे, कोलिजन्स ज्यादा होंगे, और ज्यादा कोलिजन्स जो हैं वो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे। इस तरह से टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है भाई। तो नेक्स्ट अब है जी हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये रिलेशन बताता है जी हमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान, और टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के दरमियान, कि जी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, या
रेजिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, ये सब हमें अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से जी मालूम होता है। अब ऑब्जर्व ये किया गया है मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए जो हमारे पास चेंज इन रेजिस्टेंस है, नॉट रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, कि वो हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है जी, ऑब्जर्व ये किया गया है किसी भी मेटल के लिए जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो नियरली लीनियर है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो अगर नियरली लीनियर का क्या मतलब है कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में भी बाकायदगी के साथ उसी तरह से चेंज आएगा। तो ऑब्जर्व हम ये करते हैं कि अगर आप चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के, इसके साथ ओरिजिनल रेजिस्टेंस के साथ भी जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है। और यहां से हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करके हम एक कांस्टेंट हासिल करते हैं जिसको हम जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, अल्फा। और ये बराबर किसके है हमारे पास, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। ठीक है जी, जो रेजिस्टेंस में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अच्छा भाई, इसका ऐसा यूनिट हमारे पास जो है वो पर केल्विन है। और हम इस रिलेशन को, अल्फा के रिलेशन को रेजिस्टिविटी में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेशन R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो भाई वो L ओवर A जो है वो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, और कांस्टेंट होगा तो वो कैंसिल आउट होगा, जो हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो आर टी की जगह रो टी और आर नॉट की जगह रो नॉट अपीयर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ भी है जो कि यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंडक्टर जो है वो टेम्परेचर के साथ हाई टेम्परेचर पर डायरेक्टली रिलेटेड होता है। लेकिन लो टेम्परेचर पर अगर हम नोट करें तो हमारे पास जो है वो रेजिस्टिविटी की जो वेरिएशन है वो कुछ ज्यादा नहीं है। यानी कि स्टार्ट में लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लीनियर बिहेवियर हमारे पास जो है वो नहीं है, बल्कि स्मूथली रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा वेरी नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, रेजिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल की इंक्रीज करती चली जाती है लीनियरली। इसके अलावा सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती चली जाती है। ठीक है जी, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती चली जाती है। इन जनरल हम कहते हैं कि जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके लिए हमारे पास जो अल्फा है इसकी वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में जो है ये ऐसा होता है। जो इन जनरल जो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। हमारे पास जो सबसे बेस्ट जो कंडक्टर है वो है जी हमारे पास सिल्वर, और सिल्वर के साथ है जी हमारे पास कॉपर, फिर गोल्ड है, और देन फर्दर हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, स्पेशली कार्बन है, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, इनके लिए हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यूज हैं अगर आप वो नोट करें तो भाई वो हमारे पास वैल्यू जो हैं वो नेगेटिव हो जाती है। और ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो गई है और करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसे हम चैप्टर नंबर 18 में जाके ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे कि असल में जो कार्बन की बॉन्डिंग है एटम टू एटम वो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो है
वो टूटना शुरू हो जाती हैं, जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी आ जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करता है। और सबसे जो हमारे पास जो है वो बैड कंडक्टर जो है वो यहाँ पर ग्लास है, वो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है भाई? तो आइस ऊपर रेजिस्टिविटी जो है वो स्मॉल वैल्यूज़ रखनी है, और जैसे-जैसे जो है यानी कि ज़्यादा कंडक्टेंस होगी, और नीचे की तरफ अगर आप आते चले जाएँ तो हमारे पास जो है इस टेबल में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, और रेजिस्टिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि पुअर कंडक्टेंस जो हैं, ये मटेरियल्स जो हैं, ये शो करेंगे। इसीलिए ये हमारे पास ऊपर वाले कंडक्टर्स हैं, देन कंडक्टर्स के बाद हमारे पास जो है वो वो जो सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, देन हमारे पास जो है वो इंसुलेटर आ